नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसडीआरएफ की तरफ से हम पधारे हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस को, जिन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क में आज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें उन्होंने हमको जो इमरजेंसीज होती हैं उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए और उसके दौरान क्या करना चाहिए, उससे हमको रूबरू कराया है। तो मैं स्वागत करता हूँ अशोक कुमार जी का। अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं कांस्टेबल अशोक कुमार, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, भरतपुर। सबसे पहले आपके जो भी चैनल चैनल के जो भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको सभी को एसडीआरएफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आमतौर पे हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं, कभी शादी प्रोग्राम में गए तो हम ज्यादातर देखते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी सबसे ज्यादा होती है। किसी के लग गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? देखिए सर, डिजास्टर मैनेजमेंट जो रहता है, इसके चार सर्कल रहते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मिटिगेशन, और दूसरा रहता है उसमें प्रिपेयर्डनेस, और अगला रहता है उसमें रेस्पॉन्स और रिकवरी। तो इस तरह से ये जो एसडीआरएफ की टीम रहती है, इन चारों पांचों बिंदुओं पर काम करती है। जैसे मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो भी घटना स्थल होता है, या फिर जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहां पर ऑलरेडी सभी को पता रहता है कि यहाँ पर बाढ़ आती है। तो हम लोग प्रिकॉशन के लिए वहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे एक राफ्ट, कृत्रिम राफ्ट बना करके, या फिर ऐसी कोई वहां पर स्थानीय जो भी क्षेत्र रहता है वहां पर ऐसी कोई आर्टिफिशियल राफ्ट तैयार कर सकते हैं, या कोई जैसे कि उस एरिया में हम लोग ऐसी बचने के लिए ऐसे संसाधन या वो काम में ले सकते हैं, जिससे हम लोग बच सकें और एक बड़े हादसे से रोक सकें। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे कोई ढांडी है, या कोई ऐसा कोई तालाब है, और वो उस डांडी के ऊपर है और वो कभी भी टूट सकता है। तो उसके लिए आप लोग ऑलरेडी एक राफ्ट, मैंने बताया, जी। या अपने शासन प्रशासन के संपर्क में बनाए रखें, जी। जिससे एक हम लोग समय रहते हुए उस स्थान को खाली करके और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। और अपने जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी जैसे हमारे घर में रहते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे प्रॉपर्टी के जो भी कागजात रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और जी एजुकेशन से संबंधित रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और या कोई अपना पेशेंट है फैमिली में, तो उसकी जो भी मेडिसिन होती है, तो वो क्या है, ऐसी जब कंडीशन क्रिएट होती है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, बहुत जल्दी आपको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और वो दवाई रहती हैं पेशेंट के लिए, उनको आप लोग कवर कर करके और अपने पास पहले ऑलरेडी रख लें। तो ये बहुत काम में देती है, और एक ऊंचे स्थान का चयन करें। एक दूसरा, जैसे मैं बता रहा प्रिपेयर्डनेस, तो उसके लिए सबसे पहले तैयार रेडी पोजीशन, जैसे हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो प्रिपेयर्डनेस का काम करती है। जैसे ये ट्रेनिंग, स्वयं ट्रेनिंग भी करते हैं, और जैसे आप कम्युनिटी अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो पहले से ही ऑलरेडी हमको उस किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। तो तो उसके सब लिए ट्रेनिंग, नए नए लड़कों को प्रशिक्षित करके, या आम लोगों में जागरूक करके डिजास्टर के प्रति, या किसी भी तरह की डिजास्टर आए तो आप लोग क्या 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 कर सकते हैं, तो हम लोग कम्युनिटी अवेयरनेस करके विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो स्कूल रहते हैं उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। एक अगला रहता है, जब डिजास्टर आ जाता है तो उसमें रेस्पॉन्स क्या रहता है। जैसे कोई बिल्डिंग कोलेप्स हो जाती है, सीएसएसआर ऑपरेशन रहता है हमारा, तो कोलेप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू बोलते हैं। तो इसमें ध्वस्त संरचना जो होती है, तो उसमें हमको रेस्पॉन्स क्या करना है, क्विक रेस्पॉन्स हमको करना है। कि जैसे जो कोई भी टीम एसडीआरएफ या एनडीआरएफ, ऐसी कोई बीइंग वहां पर नहीं पहुंचती है, उससे पहले आप लोगों को एक रेस्पॉन्स के तौर पर क्विक रेस्पॉन्स आपको क्या करना जो है। कॉमन जन है वहाँ पे जो मौजूद है उनके बिल्कुल। लिए हम्म, बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस दौरान जो शुरू के 15 मिनट है, 20 मिनट आपके वो लिए बहुत है, इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना तो चाहिए? उसके लिए यह है कि टीम नहीं आए उससे पहले जो भी स्थानीय लोग रहते हैं, तो वहां पर जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन लोगों को क्या है, एक सुरक्षित स्थान पर लाने की कोशिश करें। जो भी जैसे कोई सरफेस विक्टिम रहते हैं, जो बाहर पड़े रहते हैं, किसी के पैर में इंजरी हो जाती है, किसी के हाथ में, किसी के सर में, तो उनको आप लोग, जो आपको दिखाई दे रहे हैं कोई पेशेंट वहां पर पड़े हुए हैं, जो इनको सरफेस विक्टिम बोलते हैं, तो उनको आप लोग एक सुरक्षित स्थान पर ला सकते हैं। और सर। एक वहां पर फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं, अगर किसी के ब्लड निकल रहा है तो उसका ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई घबरा रहा है तो उसको इमोशनल सपोर्ट दें में, और 108 को कॉल कर दें कि 108 को कि इस तरह की यहाँ सिचुएशन हो गई, तो आप हमारी हेल्प के लिए जल्दी आएँ।
तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। और ये स्थानीय जो थाना होता है या फिर जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं या होमगार्ड के जवान, वहाँ पर ऐसी उनको कोई घटना सूचित होती है, करना। किसी भी तरह की इमरजेंसी, तो सबसे पहले वो पहुँचते हैं। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जी रहती है। सर, जैसे आप लोगों की टीम आती है हाँ, तो आप लोगों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं कोई घायल आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, बिल्कुल सर। लेकिन उससे पहले जैसे हम लोग मौजूद वहां पर हैं, हाँ, और तो कुछ हमको इस तरह की चीजें ध्यान में रखनी चाहिए दिमाग में हाँ, कि बिल्कुल उनको सर। किस तरह से उठाया जाए, हाँ, कैसे उनको ड्रैग ऑन किया जाए। बिल्कुल सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई आपदा आती है या कोई भी डिजास्टर आता है या कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, तो हम लोग क्या है, बड़े गलत तरीके से उस पेशेंट को उठाते हैं, क्योंकि जी उसकी बहुत सारी इंजरी पहले ऑलरेडी हुई जी रहती है, इंजरी आ जाती है, तो हमको उसको गलत तरीके से उठाते हैं तो उसकी इंजरी जो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उसको व्यवस्थित तरीके से आप लोग उसको वहाँ से कैरी करोगे तो वो काफ़ी यूजफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग एक कृत्रिम स्ट्रेचर बनाते हैं, जो अभी कम्युनिटी अवेयरनेस के माध्यम से बताते हैं। तो कृत्रिम स्ट्रेचर जो होता है वो 3-4 चीज़ से हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में लकड़ी होती है, बाँस की लकड़ी हो, किसी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी वो मजबूत होनी चाहिए। लकड़ी और ब्लैंकेट जो होता है, कंबल, जी। उसकी मदद से एक स्ट्रेचर बना करके और किसी भी पेशेंट को आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जिससे कि उनकी जो चोटें हैं वो छोटे हो, और ज़्यादा बड़े इफेक्टिव ना नहीं, हो। और आराम व्यवस्थित आप लोग उसको ले जा सकें। एक दूसरा, अगर आप ब्लैंकेट भी नहीं है, तो आप लोग जो कट्टे होते हैं, साधारण जो हम कट्टे होते हैं, जैसे जी खाद बीज या के गेहूँ के कट्टे खाली होते हैं, जो उसका नीचे वाला जो सिरा रहता है, उसके कॉर्नर को बिल्कुल उसको काट दो आप, अच्छा छेद कर लो उसमें, अच्छा। और उसमें 2 लकड़ियों को ऐसे 2 कट्टों में और उसमें अंदर फँसा दो, और एक आराम से 2 कट्टे एक पेशेंट के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो आप लोग उन पर लिटा करके और आप लोग उनकी कर सकते हैं। एक दूसरा, अगर कट्टा भी नहीं है, ब्लैंकेट भी नहीं है और लाठी भी नहीं है, तो आप लोग फिर रस्सी मिल जाएगी, अमूमन घटनास्थल जी पे मिल ही जाती है। जी। साधारण वो 5 से 6 फुट की एक रस्सी लेकर के और उसको सर्पिलाकार दे करके, और इसमें 4 से 5 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, उस पर लेटा करके और आप लोग वहाँ से उसको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। ये एक उठाने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका है, ताकि उसकी इंजरी बढ़े नहीं और उसको काफ़ी अच्छा रहे। एक और टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा, सीपीआर। हाँ जी सर। सीपीआर हालांकि हम सब लोग जानते हैं, अवगत है कि क्या होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसको कब देनी चाहिए, किस बिल्कुल, कंडीशन में देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आम जन के लिए जो इसके संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे तो शेयर करें। बिल्कुल सर, देखिए सीपीआर, सीपीआर में यही है कि कार्डियो, इसका मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि कार्डियो मीन्स होता है हार्ट और पल्मोनरी मीन्स होती है फेफड़े हमारे, और रिससिटेशन का मतलब होता है रिकवर करना या उसको पुनर्जीवित करना। तो ऐसी सीपीआर हमको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को देना है और किसको नहीं देना है और कब कब देना है। तो किसको नहीं देना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस 4 कंडीशन होती हैं। जो रिगोर मोटिस होता है, लिविडिटी होती है, डिकम्पोजिशन होता है, ये निश्चित में। रिगोर मोटिस का मतलब होता है अकड़ जाना, डिकम्पोजिशन का मतलब है सड़ जाना, लिविडिटी का मतलब होता है बॉडी के निचले जो ऑर्गन रहते हैं हमारे, जैसे उंगली है, पैर की उंगली है, इनमें ब्लड, नीला नीला ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो आपको ऑलरेडी ये पता पड़ जाता है कि ये डेड बॉडी है, ये मतलब निश्चित मृत्यु के चिन्ह है। वैसे आधिकारिक तौर पर डॉक्टर ही डिफाइन करता है कि ये मतलब ये व्यक्ति मरा हुआ है, लेकिन 2-3 चीज़ों में आप लोग बेसिक सी सामान्य जानकारी है, आप बता सकते हैं। तो इन ऐसी कंडीशन में एक जीवित व्यक्ति को सीपीआर नहीं देना। और सीपीआर किस कंडीशन में देना है? सीपीआर देना है जैसे कभी किसी के इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बिजली का झटका लग गया, या फिर कोई पानी में डूब जाता है, या फिर ओवरडोज ड्रग ले लेता है और ड्रग रिएक्शन हो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जिस विक्टिम की पल्स और ब्रीथ दोनों एब्सेंट होती हैं, तब आप लोग सीपीआर दे सकते हैं। और सीपीआर में सर 2 कंडीशन होती है, इसमें एक क्लिनिकल डेथ होती है और एक बायोलॉजिकल डेथ होती है। तो क्लिनिकल डेथ जो होती है, चिकित्सकीय मृत्यु, उसका एक टाइम निर्धारित रहता है जिसको गोल्डन टाइम बोलते हैं, 4 से 6 मिनट तक। तो 4 से 6 मिनट तक अगर आप उस व्यक्ति को सीपीआर देते हैं तो आप जान बचाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं कि हम उसको अगर सही समय पर सही व्यक्ति को सही तरीके से, अगर इफेक्टिव तरीके से सीपीआर देते हैं तो आप बिल्कुल जान बचा सकते हैं। और एक जैसे इसमें आप लोगों को इसकी जो ड्रिल रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप लोगों को अब सबसे पहले तो यही है कि जहाँ घटना स्थल पर, ये सार्वजनिक स्थल पर हो सकता है, गली मोहल्ले में हो सकता है, या शॉपिंग मॉल में हो सकता है, या अपने फैमिली में हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है, कहीं भी ये मतलब ये कंडीशन हो सकती है। तो आप लोगों को अगर सीपीआर देना है तो वही चीज़ देखनी है, वहाँ जो भी पेशेंट है उसके पास जाना है,
और जो भी कोई हजार्ड मटेरियल्स, ऐसी कोई डेंजरस, ऐसी खतरनाक कोई वस्तु है जो आपको और विक्टिम को हानि पहुंचा सकती है, जैसे कि कोई लाइट का तार पड़ा है वहाँ, आप उसके पास में गए, आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं, और आपको आपका लाइट लग सकती है, तो आप लोग ये चीज वहां पर देख लें, सुरक्षित स्थान पर ला करके उसको सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेटा देना है। लेटा करके आप लोग उसके पास जाओ और उसकी कॉन्शियस लेवल को आपको देखना है, यानी कि वो होश में है या बेहोश है। कॉन्शियस लेवल चेक कैसे करते हैं हम, उसके जो भी शोल्डर रहते हैं वहां पर हम हे आर यू के, हेलो क्या भैया ठीक है, अगर नाम जानते हैं तो नाम पुकार सकते हैं उनका कि हेलो विपिन, हेलो क्या आप ठीक है भैया। अगर आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप ये समझ लेना कि ये अनकॉन्शियस अवस्था में है। तो फिर आपका अगला स्टेप होगा अलर्ट ईएमएस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, उसको आपको कॉल करना है 108 को कि सर जो भी घटनास्थल का नियत स्थान रहता है उसको बता देना है, और सर हमारी हेल्प के लिए आप जल्दी आएँ, यहाँ पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो आप हमारी हेल्प के लिए। फिर उसके बाद में आपको स्टेप वही करना है कि जैसे वो कर दिया। फिर एक इसमें ड्रिल रहती है एक्ट नाउ की, सर फार्मूला है एक्ट नाउ, ACT नाउ। ए का मतलब होता है असेसमेंट, का मतलब होता है सर्कुलेशन और ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें आप लोगों को असेसमेंट में क्या क्या चीज करनी है। टैग CAB का मतलब सर्कुलेशन, ए का मतलब एयरवे और बी का मतलब ब्रीथ। तो हम लोगों को असेसमेंट में 3 चीज चेक करनी है। सर्कुलेशन कैरोटिड पल्स के माध्यम से, जो गर्दन के पास रहती है, हार्ट के नजदीक रहती है, सबसे पहले आपको 3 उंगलियों की मदद से, और हमारा जो ये जो लैरिंग्स रहता है, ये 2 उंगली राइट या लेफ्ट में, दोनों साइड में आप लोग असेस कर सकते हैं उसकी पल्स को, कैरोटिड को, कि ये प्रेजेंट है या एबसेंट है। अगर वो एबसेंट है तो आपको उसका ईयरवे देखना है। ईयरवे हो सकता है उसके मुंह में कुछ ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या जीभ टंग उलट रही हो, तो आप लोग पेन नाइट से या ऐसी कोई ऐसी वस्तु देख सकते हैं। उसके बाद में ब्रीथ, उसका हम ब्रीथ चेक करते हैं LLF के माध्यम से। LLF का मतलब होता है लुक, लिसन और फील, देखो, सुनो और महसूस करो। इस तरीका से उसके चेस्ट के ऊपर हाथ को रखना है, और अपने जो भी चीक होता है, गाल, उसके नथुने नाक के पास में, उनको महसूस करना है, गरम गरम को महसूस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसको बहुत तत्काल CPR की जरूरत है। तो आपको बिना टाइम गवाए हुए और क्विक रेस्पॉन्स में बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि 6 मिनट से पहले पहले ये चीज़ हमको करनी है। गोल्डन टाइम यही रहता है चिकित्सा की मृत्यु का। गोल्डन पीरियड इज 6 बिल्कुल 6 मिनट तक। तो आप लोगों को फिर CPR के लिए परफॉर्म कैसे करना है, घुटने के बल पेशेंट की राइट साइड में आपको बैठ जाना है। घुटने के बल बैठ करके जो भी मास्टर हैंड रहता है अपना, मास्टर हैंड को लेकर के, जो भी जाइफाई प्रोसेस रहती है हमारी, ये पसली खत्म होती है यहाँ से 2 अंगुल ऊपर, या फिर आप जाइफाई प्रोसेस को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो जो भी हमारी निपल्स रहती है के बिल्कुल सेंटर में मास्टर हैंड को रखना है। तो दूसरा हाथ उसके ऊपर इंटरलॉक, हाथों की बी पोजीशन, और एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, नजर सामने, और आपको फिर 30:2 में, अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क आदमी है, यानी कि 8 से ऊपर, 8 वर्ष से ऊपर का ईयर का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए आप लोगों को 2 हाथों की मदद से और 30:2 में और 1 मिनट में 80 से 100 बार देने की कोशिश, कि 1 सेकंड में दो बार आपको ये चीज करनी है। तो आप लोगों को परफॉर्म 30 बार चेस्ट कंप्रेस किया, और 2 ब्रीथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, कृत्रिम श्वसन जिसको बोलते हैं, माउथ टू माउथ, और उसके मुख पर कुछ ऐसी आपको फेस शील्ड या रुमाल इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि हो सकता है वो जहर का केस हो, तो आप इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उसके लिए उसके ऊपर रुमाल या कोई फेस शील्ड रख के, और आपको उसकी नाक को बंद करके, जैसे पहले चेस्ट कंप्रेस करोगे 30 बार, उसके बाद में उसकी नाक, नोज को क्लोज करके, और उसके मुंह में माउथ टू माउथ हम श्वसन देंगे, कृत्रिम श्वसन। और ये प्रक्रिया आपको लगातार कंटिन्यू 5 सर्किल में करनी है। जैसे अनुपात 2 1 सर्किल हुआ, इसके बाद में 30:2 2 सर्किल हुआ, तो 5 सर्किल करने के बाद में आपको फिर अगला स्टेप है, फिर आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है, जो भी वही मैं बता रहा था। हो सकता है उसकी प्रेजेंट हो सकती है, अगर प्रेजेंट हो जाती है तो उस पेशेंट को आपको वहीं छोड़ देना है और एम्बुलेंस के हवाले करके हॉस्पिटल ले जाना है। अगर वो एब्सेंट है तो आपको या तो कोई एम्बुलेंस या कोई आपका असिस्टेंट या आपसे ज़्यादा जानकार या डॉक्टर या हॉस्पिटल जब तक उस पेशेंट को नहीं करते तब तक वो कंटिन्यू वो चीज़ रखें, लेकिन बशर्ते पेशेंट को हार्ड सर्फेट और समतल पर रख करके और चेस्ट कंप्रेस करना है, तभी ज़्यादा इफेक्ट। तो ये CPR के दौरान आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसी समस्या हो जाती हैं। जैसे कोई खड़ा है, उसने देखा कि ऐसी स्थिति हो गई, तो वो क्या है, अपने सामान को रख के, बैग को रख के, और वो परफॉर्म करने लग जाते हैं CPR के लिए, और वो जान बचा जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, दर्शक, उनसे निवेदन है कि CPR के लिए जो भी मैंने बताया, ये चीज़ ध्यान में रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी भी व्यक्ति की जान बचा सके। CPR एक बहुत ही लाइफ सेविंग स्किल है। बिल्कुल सर। इसमें सबसे पहले तो हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जीवित व्यक्ति पे अपन को इस्तेमाल परफॉर्म नहीं करना है। बिल्कुल।
और हमको एक्सेस करना है कि हाँ किस तरह से 2-3 आपने तरीके बताए हाँ कि बिल्कुल, वो उसकी आदमी। पल्स को और जी, पल्स और ब्रीथ दोनों एब्सेंट होंगी तभी देना है। उसके बाद हम देंगे। हाँ, यदि हाँ उसकी अगर पल्स प्रेजेंट है, श्वसन थोड़ी मतलब रोक रोक के चल रही है, तो उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जी, पेशेंट को। सिलेंडर हो तो यूं, नहीं तो फिर कृत्रिम श्वसन माउथ में उसको श्वसन दे सकते हैं। आजकल एक भूकंप की बड़ी समस्या आ रही है और कई लोग समझ नहीं पाते, घबरा जाते हैं उस कंडीशन में कि अब हमको तुरंत क्या करना चाहिए। बिल्कुल तो सर। उसके लिए महत्वपूर्ण है एक तो आपकी पहले की तैयारी, बिल्कुल उस दौरान क्या करें, और बिल्कुल। जब भूकंप हो गया तो उसके बाद का जो 1-2 घंटे का समय होता है, उस दौरान किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, किन जगहों को अवॉइड करना चाहिए और कहाँ पे जाके हमको शेल्टर लेना चाहिए? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें सर। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि अर्थक्वेक जो भूकंप होता है, इसके दौरान सामान्य जो प्रिकॉशन होते हैं वो किसी व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि हम बिल्डिंग जो मकान या इमारत जो भी हम बनाते हैं, सबसे पहले तो ये भूकंप रोधी बनानी चाहिए। जैसे इंजीनियर के द्वारा, और उनसे पहले ही ये सलाह मशवरा करके ये अपने इमारतों का जो निर्माण करना चाहिए भूकंप रोधी जो पिलरों के माध्यम से, ताकि एक हमारे जो बिल्डिंग के ऊपर जैसे वो रहते हैं जो कड़ी चालक जिनको बोलते हैं, भूकंप रोधी होता है, वो क्या है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो भी एक जो हमारी बिल्डिंगों में जो इंजीनियर रहते हैं, वो पहले ऑलरेडी बता देते हैं कि इस बिल्डिंग में ये चीज़ मैनेज करनी है आपको। तो भूकंप रोधी बिल्डिंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक अपनी जो भी बिल्डिंग है उसमें पूरी फैमिली मेंबर को ये विचार विमर्श करना चाहिए कि यदि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है या कभी भूकंप आ जाता है, तो हमको एक स्पेशली एक ऐसा रूम में इकट्ठे होना है। आपको भूकंप के झटके महसूस होंगे, आपको पता है घनी आबादी वाला इलाका है। अगर बाहर आप जाओगे तो हो सकता है आपके ऊपर कोई बाहर लाइट के पोल्स रहते हैं, दीवारें रहती हैं, बिल्डिंग इमारतें रहती हैं, वो आपके ऊपर गिर सकती हैं। तो आप लोग बिल्डिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर ऐसा रूम होगा, और उसमें आप पहले से ही ऑलरेडी ये मीटिंग कर लें कि यदि कोई डिजास्टर आता है, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो आप लोग इस रूम में सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। तो उसमें आप लोग ये पहले से ही मैनेज कर लें। और फिर दूसरी बात, अगर कहीं शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, और आप लोग वहाँ पर गए और भूकंप के झटके महसूस हो गए आगे, तो ड्यूरिंग मतलब दौरान क्या करना चाहिए? तो अगर भूकंप आ जाता है तो आप लोगों को उस बिल्डिंग में जो भी उसके कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर में, और या फिर अपने जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, जो अपने सिर होता है, इनको प्रोटेक्ट करते हुए किसी भी वस्तु के माध्यम से सिर को प्रोटेक्ट करते हुए छोटी पोजीशन बना के, और आपको कोई ऐसा स्पेस या कॉर्नर जो है उसमें आपको छुपना है। और सीधे आप लोगों को ऐसे सीधा नहीं भागना है, क्योंकि हो सकता है हमारे रूम में जैसे लाइट के झूमर लगे रहते हैं, पंखे लगे रहते हैं, आप सीधा क्रॉस करोगे तो हो सकता है आपके ऊपर वो गिर जाए, आपको डैमेज कर देगा। तो आप लोगों को दीवार के सारे सारे और छोटी पोजीशन बना के एक वर्ड स्पेस जा करके आपको छुप, तो जिससे आप बच सकें। और एक दूसरा, अपने जो भी दुकान में अपनी इमारतें रहती हैं, तो रूम में बहुत से क्या करते हैं कि जो भी भारी सामान रहता है, वो जो हमारी अलमारी रहती है, तब जो उनको क्या बोलते हैं हम ग्रामीण भाषा में, जैसे उनको बोलते हैं टाँड़, जिस तो उन पर रख देते हैं। और जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो क्या अपने ऊपर गिर जाते हैं। तो भारी जो भी वस्तुएं हैं उनको ऊपर ना रखें। और या फिर अपनी जो भी विंडो रहती हैं या कोई शीशा शीशा की अलमारी रहती है, उनसे दूरी बनाए रखें। उनसे दूरी बनाएंगे, ऐसी सेफ जगह में आपको रखना है। और एक लिफ्ट का इस्तेमाल आपको ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भूकंप के दौरान ऑल यूटिलिटी कट हो जाता है। जब बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो इनका सारा कनेक्शन कट हो जाता है, तो जब हम उसमें लिफ्ट में जाएंगे तो क्या है, उसमें फंस जाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यदि खुला स्थान है तो आप लोग बिल्कुल समतल मैदान में जाएं, और पेड़ पोल्स दीवारें इनसे दूरी बनाए रखें। यदि आप बाहर हैं, रोड पर हैं, व्हीकल में हैं, अगर कार है आपके पास में तो कार में रहें, शीशा बंद कर लें। और बिल्कुल जब सामान्य स्थिति हो जाती है तब आपको वहां से एक जो भी ब्रिज रहते हैं उनके ऊपर से, ना ही उनके नीचे से निकलना है आपको भूकंप के दौरान, क्योंकि हो सकता है उसमें दरार आ गई तो वो आपके ऊपर गिर सकता है। तो आप लोग जब सामान्य स्थिति हो जाती है और किसी दूसरा रास्ता आपको चूज करना है, तब वहां से आपको निकलना है। और बाइक है तो आपको बाइक को रोक देनी है और आपको नीचे जमीन में बिल्कुल ज़मीन में बैठ गिर जाना है, जाना। और आपके सिर को प्रोटेक्ट करते हुए बैठ जाना है। ये भूकंप के दौरान सामान्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो हमें अपना बचाव करना है, अपने सिर का बचाव बिल्कुल करना सर, है। क्योंकि ज़्यादा इंजरी, हाँ, अगर कहीं भी हमारी इंजरी होगी तो आदमी बच सकता है। जी, लेकिन हमारा ये बहुत कोमल अंग जो हमारा पार्ट रहता है मस्तिष्क है। मस्तिष्क, तो ये अगर डैमेज हो गया तो उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति काफ़ी मतलब नाजुक बन जाती है। तो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करते हुए आपको। और एक और जो बात आपने बताई उससे समझ आ रही है कि जैसे हम किसी की मदद करने जाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि अपन एकदम उत्तेजित होके
खुद की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, बहुत आप जरूरी है। किसी के पास जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो किस चीज से ग्रसित होके इस कंडीशन में आए, तो उससे अपन को बचाव करना है। बिल्कुल किसी बिल्कुल को सर। बचाने जाना है तो हम्म, खुद का सिर भी हमको बचाना बिल्कुल है, सर, बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल। हम भी अच्छे से और मदद कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो यही है कि अपना जब खुद सिक्योर रहेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ध्यान रखें, फिर विक्टिम का, और जो भी बाइस स्टैंडर होता है, जो भी उसका सहायक है, जो भी खड़ा है, तो आप लोग उसकी हेल्प भी ले सकते हैं और उसकी भी सुरक्षा का ध्यान आपको रखना है। सर एक हमने देखा कि आजकल जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें ब्लड लॉस की वजह से बहुत जाने जाती हैं, बिल्कुल सर। तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए सर, ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर जो मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट के दौरान, ये देखा गया है कि ब्लड लॉस होने से होती है। और एक उसको समय पर फर्स्ट एड नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत देर तक वो रोड पर पड़े रहते हैं, और कोई भी जो व्हीकल वाला है उसको मतलब टक्कर मार करके और चला जाता है। वो रुकता नहीं है, भाग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं भीड़ भाड़ आएगी और हमारे साथ क्या बिहेव करेगी। तो वो क्या है, वहाँ से उसको छोड़ के भाग जाते हैं, और उसके पास में कोई भी व्यक्ति नहीं है, और घंटे 2 घंटे हो गए उसको, तो क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो हमारे क्या है, उस पेशेंट को क्या है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, और ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो क्या है, वो बेहोश होगा, और बेहोश होगा, अगर ज़्यादा भी टाइम हो गया तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को, यदि सपोज दैट हम भी जा रहे हैं वहाँ पर कहीं, और किसी व्यक्ति को हमसे मतलब टक्कर लग गई किसी बैग से या किसी व्हीकल से, तो आप लोग भागे नहीं। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना, आपने भी नाम सुना होगा सर, कि एक जीवन रक्षक योजना चली थी। तो उसमें क्या है कि 10,000 रुपये और एक प्रशंसा पत्र गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट के दौरान किसी भी स्थिति में हॉस्पिटल के लिए पहुंचाते हैं, तो उसके लिए उसको सम्मानित किया जाता है। कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है इसकी। तो आप लोग किसी व्यक्ति को हेल्प करें। और ब्लड कंट्रोल करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो बेहोश होगा, हो सकता है डेथ भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ब्लड कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। उसका फार्मूला है डेप, DEH। डेप, तो डी का मतलब होता है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, उसको डायरेक्ट प्रेशर दो। तो डायरेक्ट प्रेशर के लिए वही जहाँ से ब्लड निकलता है, उसके लिए आप रुमाल या कोई ऐसा गॉज पीस लेकर के, जहाँ से ब्लड निकला है उसके ऊपर आपको उसको डायरेक्ट प्रेशर देना है, सीधा दबाव देना है। तो सीधा दबाव दे करके उसका ब्लड कंट्रोल रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा कोई क्रिटिकल इंजरी है और ब्लड नहीं रुक रहा है, तो आप लोग उसकी लेयर बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर और एक रुमाल रख सकते हैं, तो तब ब्लड रोक सकते हैं। फिर उसको आप लोगों को स्टेबल कर देना है, किसी कपड़े या बैंडेज की मदद से उसको बांध देना है। फिर दूसरा तरीका अपनाना है एलिवेट। एलिवेशन मतलब जहाँ से भी ब्लड निकलता है उस पार्ट को एलिवेट करना है, हड से ऊंचा करना है। पैर में लगा तो लिटा करके उसको सीधा, और उसको आप लोगों को 30 इंच उसके मतलब हड से ऊपर उठाना है। यहाँ विशेषकर इसमें एलिवेट में ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति के एब्डोमिनल इंजरी और स्पाइनल कोड इंजरी और जो हमारी सर्वाइकल रहती है, गर्दन, इनमें अगर चोट है, तो उस पार्ट को आप लोगों को ऊपर नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम उसके मूवमेंट को रोकते हैं। तो वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो उसको ज़्यादा इंजरी बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान जरूर रख लेना है। बाकी आप लोग उसको एलिवेट कर देना है। और तो ये दूसरा तरीका। तीसरा है प्रेशर पॉइंट, जो दबाव स्थल रहते हैं। जैसे हाथ से ब्लड निकलेगा तो हमारी जो बेंस रहती है धमनी, उसको जैसे हाथ में एल्बो के पास में एक बेंस रहती है, उसको लॉक करना है ऐसे तरीका से, हाथ से उसको लॉक कर देना है। और एलिवेट भी रखना है और डायरेक्ट प्रेशर भी रखना है, तो उसका ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। और एक चौथा तरीका है जो टॉर्निकेट होता है, रक्तबंध, उसको बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी के डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं बॉडी पार्ट के, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन रुक जाता है ब्लड का, रक्त का संचार। तो हमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी रखना है और हमें उस अंग को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में हम 5 मिनट के लिए टॉर्निकेट करते हैं, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये ब्लड कंट्रोल रोकने के तरीके हैं। तो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति बहुत कारगर सिद्ध होती धन्यवाद। है। थैंक यू जी। आप जो कार्य कर रहे हैं एलपीजी। ये समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अंत में मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो आपकी होनहार टीम आई है, शर्मा जी और आपकी समस्त टीम को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक और इम्पोर्टेंट उसमें है जो अपना कई बार महिलाओं को भी फेस करना पड़ता है शादियों में, एलपीजी गैस सिलेंडर में से गैस लीकेज हो जाती है, जी। तो उसके लिए आप कुछ समाधान बता दो। हाँ बिल्कुल सर। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे सर सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर होता है, तो जैसे हम अवेयर नहीं रहते हैं ना, तो जैसे ही उसमें अगर छोटी मोटी अगर आग लगती है, तो हम क्या है, भयभीत होकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। और वो क्या है, जैसे हमारे रसोई में मसाले रहते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स रहती है, और भी सामग्री रहती है, उनमें आग लगेगी, फिर चारों तरफ आग लग करके और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। यदि आपको थोड़ी भी जानकारी है, अवेयरनेस है, जानते हैं उनके बारे में,
तो आप लोग एक बड़े हादसे को वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आग लग गई, मान के सपोज दैट करो आप, एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है, तो आग जो बेसिकली 3 चीज़ से उत्पन्न होती है। एक फ्यूल होता है, टेम्परेचर होता है और एक ऑक्सीजन रहती है। इनमें से एक चीज़ को कट कर देते हैं तो आग ऑलरेडी बुझ जाती है। तो हम जैसे कि नली में आग लग जाती है या रेगुलेटर में आग लग जाती है, तो 2-3 तरीके होते हैं उसको बुझाने के सर। जैसे नली में लग जाती है तो आप लोग केवल एक फिंगर, एक थंब का इस्तेमाल करो, साइड से ले जाओ और एक उससे प्रेस कर सकते हैं, तो आग फ्लो को अपन को रोक देना बिल्कुल, है। बिल्कुल आग बुझ जाती है और फिर रेगुलेटर को बंद कर दो। या फिर उसका मुँह पूरा जल गया है और आप लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल, तो जो हमारी प्लास्टिक की बाल्टी होती है, तो प्लास्टिक की बाल्टी को लेकर के उस सिलेंडर के ऊपर जोर से मारना है ताकि वो आग बुझ जाए। और लोहे की ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोहे में क्या है, स्पेस रह जाता है, तो इसलिए वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल। यदि वो भी नहीं हो तो आप एक ब्लैंकेट होता है, जैसे आग लग गई पूरी तो ब्लैंकेट को गीला करके और उसके पास अपनी बॉडी की तरफ से उसको ले जाओ, एक हवा का रुख देख लेना है, बॉडी की तरफ से ले जा करके और उसको ऐसे कवर करना है, पूरे को कवर कहने का हमने ऑक्सीजन कट कट करनी है जिससे उसकी। कि फ्लो उसका हाँ, रुक जाए। थोड़ा गीला करके उसको लपेट देना है, तब भी आग बुझ जाती है। और ये इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होता है कि मान के चलो अगर उसके और पास कोई सामग्री नहीं है और कोई चीज़ में आग नहीं लगी और सिलेंडर की नली में आग लग रही है, तो क्या है, वो नहीं होगा ब्लास्ट, क्योंकि 10-12 मिनट कंटिन्यू कंटिन्यू तो उसको टेम्परेचर मिलेगा। इसकी भी एक लिमिट रहती है सर, इसकी सीमा है, उस लिमिट को क्रॉस करेगा तब जा करके वो ब्लास्ट होगा। और दूसरा, अगर हम जब सिलेंडर लेके आते हैं, किसी भी कंपनी का हो सिलेंडर लेके आते हैं, तो ये इस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो एक्सपायरी डेट को आप देख लें, उसमें ए बी सी डी ऐसे लिखा रहता है, जैसे ए 2025, बी 2025, तो उससे क्या है, पता लग जाएगा कि इसकी एक्सपायरी डेट है, इसके बाद में इसको इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। वैसे ये वेरीफाई होके आते हैं कंपनी के द्वारा, लेकिन फिर भी गलती से अगर कोई ऐसा सिलेंडर आ जाए, तो जो भी दर्शक है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी आप लोग सिलेंडर लेने जाएं तो उसको गैस एलपीजी आप चेक करें। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई। सिलेंडर को लेके बहुत डर और मिथ बहुत बड़े बने हादसे हुए हो हैं, जाते लोग हैं। बार भाग जाते हैं बिल्कुल जैसे आग सर। लगती है, तो उसको कंट्रोल करने की बजाय वहां से चले जाते हैं हाँ, और उसकी वजह से आग फैल आग जाती है। फैल जाती है। एलपीजी का आग बहुत आसानी से बुझाई जा सकती है। बिल्कुल सर। ठीक। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना थैंक चाहूंगा यू मैं सर। आपको, और आपकी समस्त टीम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू सर। उन्होंने जिस तरह से सेमिनार में भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाए, हमको लाइव शो करके दिखाए, एक विक्टिम भी लाए, उन पे भी हमने वो करे, तो उसके लिए हमको समझने के लिए हमको हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद मिली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ इस तरह के सेमिनार्स को आप भविष्य में हर जगह अटेंड करते रहें। धन्यवाद।